नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ईडी की महिमा अपरंपार है। नरेंद्र मोदी सरकार का प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस डायरेक्टरेट के पास जो भी पॉलिटिशियंस के राजनेताओं के मामले जाते हैं, अगर वो राजनेता विपक्ष में है तो उसे क्लीन चिट नहीं मिलती, और अगर वो सत्ता पक्ष में है तब भी उसे क्लीन चिट नहीं मिलती। लेकिन अगर उसकी बैसाखी पर सत्ता पक्ष टिका हुआ है, सत्ता पक्ष की सत्ता जा सकती है, तो उस परिस्थिति में नेता को क्लीन चिट मिल जाती है। बात आंध्र प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट घोटाले का है। 371 करोड़ रुपए का मामला बताया गया, और पिछले वर्ष चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के मुखिया, जो अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 53 दिनों तक जेल में भी रहे थे। 31 अक्टूबर को जमानत पर रिहा होकर बाहर आए थे। और अब नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए उनके 16 सांसद कितने महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद 6 महीने भी नहीं हुए, चंद्रबाबू नायडू को ईडी ने क्लीन चिट दे दी। तो ये क्लीन चिट क्यों दी गई? चलते हैं सीधे जाने माने पत्रकार और हमारे मिड डे मुद्दा कार्यक्रम के, रोज की तरह इस मिड डे मुद्दा कार्यक्रम की पहचान रहे अशोक वानखेड़े जी के पास। अशोक वानखेड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मिड डे मुद्दा कार्यक्रम में। नमस्कार। सीधे बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट देने की जरूरत पड़ी है? 16 सांसद या कुछ और? देखिए, ये वॉशिंग मशीन का कमाल है। भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, जो भी भाजपा के पास जाता है, या तो पार्टी में जाता है या एनडीए गठबंधन का सदस्य बनता है, उसे ये क्लीन चिट दी जाती है। या मैं उल्टे शब्दों में कहूं कि जब आप उनके साथ नहीं होते हो, भाजपा के साथ, तो फिर आपको इन एजेंसियों द्वारा प्रताड़ना की जाती है। आप याद कीजिए, जगन बाबू की सरकार थी। राज्यसभा में जब भी जरूरत पड़ती तो जगन रेड्डी और बीजेडी, नवीन पटनायक, जी। दोनों ये खास भाजपा के मित्र बन के राज्यसभा में आते थे और हर बिल को राज्यसभा से क्लियर करते थे। तो जब वो जगन बाबू साथ में थे, वहां नवीन बाबू साथ में थे, तो दोनों के खिलाफ जो एजेंसियां, मतलब नवीन बाबू के खिलाफ तो थे नहीं, लेकिन उनके यहाँ माइन के घोटाले की बहुत बातें होती थी, उसमें पर्दा डाला जाता था। और जगन रेड्डी पे तो बहुत सारे केसेस थे, तो उनको उसमें रिलीफ मिलता था। कोई ठंडे बस्ते में सारे पड़े हुए थे। लेकिन फिर जगन बाबू के दुश्मन, अपने दोस्त के दुश्मन, अपने दुश्मन, इस तहत जी। चंद्रबाबू नायडू ये एनडीए या बीजेपी के खिलाफ वाले खेमे में खड़े थे, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश में जगन बाबू के खिलाफ थे। तो एक जी। जगन बाबू ने सीआईडी, जो आंध्र प्रदेश सीआईडी ने एक घोटाला निकाला। घोटाला ये था कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, एएफएसएसडीसी, जी। एपीएसएसडीसी, इसमें सीमेंस कंपनी का एक प्रोजेक्ट था। उसमें कहा जाता है कि बिलिंग में बहुत फ्रॉड बिलिंग करके, मल्टी लेयर बिलिंग करके, वो जो शेल कंपनियों की मदद से बहुत सारा 371 करोड़ रुपए का घोटाला। और ये घोटाला कब हुआ? ये घोटाला तब हुआ जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। उसमें जगन बाबू रेड्डी के सीआईडी ने कुछ कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसमें एक डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड थी कंपनी, जिसके एमडी थे विकास विनायक खानविलकर, उसके खिलाफ केस हुआ। लेकिन सीमेंस के तब के एमडी, पूर्व एमडी सुमन बोस, उसको भी इसमें घसीटा गया। फिर सुरेश गोयल, फिर मुकुल अग्रवाल, ये सारे लोग आंध्र प्रदेश सीआईडी ने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। और ये कहा गया कि इसमें से कुछ कमीशन, कुछ कंपनियां जो शेल कंपनियां हैं, उनका नाता चंद्रबाबू नायडू के साथ है। मैं समझ सकता हूँ कि सीआईडी आंध्र प्रदेश की जो थी, हो सकता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी और जगन रेड्डी बहुत एग्रेसिव थे, तो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। मामला वहां तक नहीं रुका। जगन रेड्डी को मदद करने के लिए ईडी वहां पहुंच गई और उस एफआईआर की अनुशंसा से ईडी ने उठा के चंद्रबाबू पे भी पीएमएलए लगा दिया। तो चंद्रबाबू को कर दिया अरेस्ट। 53 दिन चंद्रबाबू अंदर रहे।
फिर कोर्ट से जमानत हुई, क्योंकि कोर्ट का भी शायद कहना था कि चंद्रबाबू का कोई डायरेक्ट इसमें संबंध नहीं। लेकिन ईडी ने जी, चंद्रबाबू को उठाया, क्योंकि चंद्रबाबू को ईडी औकात में लाना चाहती थी। 53 दिनों के जेल रहने के बाद जब चंद्रबाबू बाहर आ गए और जगन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लगातार 10 सालों की, और चंद्रबाबू नायडू के प्रति सिंपैथी ये देख बीजेपी ने जगन रेड्डी को डंप किया, चंद्रबाबू के कंधे पे बैठ गए, चंद्रबाबू से दोस्ती कर ली। चंद्रबाबू भी डर गए थे, 53 दिन जेल में रहे, उन्होंने भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, उन्होंने भी दोस्ती कर ली। और बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू ने मिलके चुनाव लड़ा विधानसभा का, क्लीन स्वीप कर लिया, लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें ला दी और जगन रेड्डी हाशिए पे आ गए। अब जगन रेड्डी का जो भी वजूद है, वो वहां पे है, कहाँ पे? राज्यसभा में। बीजेपी जी, खेल करना जानती है। अब जगन रेड्डी के भी एक-एक सांसद इस्तीफा देंगे और धीरे से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ताकि एक-एक सांसद का जब भी चुनाव होगा तब उसमें से बेल आउट होंगे। ये तो लंबी हम्म, स्ट्रैटेजी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही एनडीए का दामन थामा और ये 242 पे आने के बाद, मतलब टेक्निकली 180 और टोटली 142 सीटों पे जब कांग्रेस आ गई, बीजेपी आ गई, तो इनको बैसाखियों की जरूरत पड़ी। तो ये जी, नानी, एक तो नीतीश कुमार आपके प्रिय, हम्म, और दूसरे चंद्रबाबू नायडू, तो ये नानी जी, सरकार, नानी पे टिकी हुई सरकार है। और जब चंद्रबाबू नायडू ने आपका समर्थन दिया, और चंद्रबाबू नायडू तो अच्छे रोल में है, बाकी लोग तो सिर्फ साथ देने के लिए आए हैं, चंद्रबाबू के भरोसे तो जी, सरकार टिकी हुई। तो चंद्रबाबू को क्लीन चिट देना, एकाएक ईडी को ये समझ में आ गया कि अरे चंद्रबाबू का तो कोई इसमें संबंध नहीं, कोई शेल कंपनियों से संबंध नहीं। जबरिया सीआईडी ने, एपी सीआईडी ने इनको जबरिया एफआईआर में दर्ज कर दिया था। अब ईडी के जी, पास टेक्नोलॉजी है, ईडी के पास एक्सपीरियंस अधिकारियों की फौज है। क्या हम्म, कोई डॉक्यूमेंट ईडी को ऐसा मिला था जिसमें चंद्रबाबू नायडू कहीं शेल कंपनियों के साथ होते, या सिर्फ एफआईआर देख के जगन रेड्डी को खुश करने के लिए चंद्रबाबू को जेल में डाला था? क्या ये ईडी का मूर्खतापूर्ण काम नहीं था? यदि आज ये ईडी यही एक क्लीन चिट सवाल है भाऊ, एक और सवाल है बेहतर। इसमें। हुँ, जी, बताइए। सवाल ये है कि क्या ईडी ने अलायंस करवाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ही वो मामला अपने हाथ में लिया था? मैंने मैंने वही उसी के लिए कहा था, 2 बातें हो सकती हैं। पहले 53 दिनों के जेल में रहने के बाद टूट जाता है आदमी। इससे लगता है कि भैया जी, कॉम्प्रोमाइज़ ही कर लो, और कॉम्प्रोमाइज़ कर हम्म, लिया। और भूल गए चंद्रबाबू नायडू की इतने दिनों तक जगन रेड्डी के साथ बीजेपी बड़ी दोस्ती निभा रही थी। ये दोस्ती हम्म, हम नहीं तोड़ेंगे, और एकदम जब देखा उन्होंने जगन रेड्डी का स्टेक खत्म हो गया, चंद्रबाबू का हाथ पकड़ लिया। हो सकता है चंद्रबाबू ने तब लिफ्ट नहीं दी, तो फिर ईडी ने लिफ्ट जी, दिलवाई। तो अब हम्म, ईडी कहती है कि अब इसमें कुछ नहीं हुआ। यदि चंद्रबाबू नायडू साथ नहीं देते, इंडिया गठबंधन में चले जाते, तो क्या ईडी क्लीन चिट देती? नहीं। फिर सीबीआई भी आती। सीबीआई भी बोलती ईडी से जमानत ले ली, जैसा केजरीवाल को उठाया, अब हम उठाएँगे। ये मोडस जी, ऑपरेंडिस मैं इसलिए कह रहा हूँ, और ये आरोप इसलिए लगाने की इच्छा होती है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी तक 2014 से आज तक अभी तक 25 ऐसे बड़े नेता हैं, छोटे-मोटे की बात ही नहीं करता, एमएलए-फेमएलए छोड़ दीजिए। जी, 25 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको ईडी, सीबीआई ने प्रताड़ित किया, वो हम्म, बीजेपी के साथ चले गए, फिर उनको या तो क्लोज़र रिपोर्ट हो गया या क्लीन चिट दी गई, या उनका मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है, उसकी कोई चर्चा नहीं। अब जी, इन 25 नेताओं में 3 ऐसे हैं जिनको क्लीन चिट मिली, और बाकी जो 22 है, उनका मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। एजेंसी ना कोई डेट माँगती है, ना कोई नोटिस भेजती है, ना कोई कोई नहीं, भूल गए, फाइल नीचे डंप कर दी। अब इसमें 10 नेता तो कांग्रेस के हैं, 4 नेता नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, हम्म, 4 नेता शिवसेना के हैं, टीएमसी के 3 नेता हैं, टीडीपी के 2 नेता हैं, समाजवादी पार्टी का 1 नेता है, और वाईएसआर कांग्रेस का 1 नेता है। ये ऐसे 25 नेता हैं, जिन 25 नेताओं पे ईडी ने शिकंजा कसा, सीबीआई ने शिकंजा कसा, और फिर ये तुरंत बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ गए, और जैसे ही बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ गए, बीजेपी मय हो गए, और या तो उनको क्लीन चिट मिली, और फिर उनको या ठंडे बस्ते में। अब इनमें से बड़े नाम है प्रफुल्ल पटेल।
2023 में जी। इन्होंने ज्वाइन कर लिया एनडीए गठबंधन, और 2024 में सीबीआई ने क्लीन चिट दी। प्रताप सरनाइक 2022 में एनडीए का हिस्सा बने और 2022 में ही एससी में क्लोजर रिपोर्ट लगी। हेमंत विश्व शर्मा 2015 में 15 में बीजेपी के हो गए। उनके खिलाफ जितने भी केसेस है वो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। शुभेंदु अधिकारी 2020 में बीजेपी में हो गए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई उसके बाद दिखाई नहीं दी। अजित पवार, अशोक चौहान, इनमें से कुछ बड़े नाम हैं। ये नाम मैंने, क्योंकि जो याद आ रहे थे वो नाम लिए मैंने। लेकिन ये एक मोडस ऑपरेंडी बीजेपी का है। तो पहले आपको भ्रष्टाचारी करेंगे, जेल में डालेंगे, आप टूट गए तो आप बीजेपी के साथ हो जाएंगे। जैसे अशोक चौहान रो के गए, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन जाना पड़ा, नोटिस मिले। जी। उनका सचिव जब उठाया गया एकनाथ शिंदे का, सचिन जोशी, तो तुरंत एकनाथ शिंदे जी। हाथ पर जोड़ते हुए पहुंच गए। जिसकी बात उन्होंने प्रताप सरनाइक की कह दी थी। सबसे पहले प्रताप सरनाइक को उठाया था, शिवसेना के विधायक थे और बड़े क्लोज माने जाते थे, ठाणे के रहने वाले बड़े क्लोज माने जाते थे एकनाथ शिंदे के। उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की और वो तब से लगातार पत्र लिख रहे थे शिवसेना को कि हमें विचार बदलना होगा, हमें भाजपा के साथ जाना होगा, हमें भाजपा के साथ जाना होगा। वो हर वीक पत्र लिखते थे ऐसे शिवसेना प्रमुख जी। को कि कैसा भी करके हमको भाजपा के जाना है, कि उनको ईडी से मुक्ति चाहिए थी। हर्षवर्धन पाटिल है जो अभी बीजेपी छोड़ के शायद फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में आ गए, एनसीपी में। जी। उन्होंने एक बात मंच से कही थी कि मैंने बीजेपी से ज्वाइन की, तब से मैं नींद आराम से सोता हूँ, ना मुझे सीबीआई का डर है ना ईडी का डर है। ऐसे कई ईडी के मामले हैं। एक ईडी का मामला एक सांसद राज्यसभा से इंडिपेंडेंट आया था, और वो संजय काकड़े, और उसका जी। मामला ये है कि वो एक बिल्डर है, उसने कईयों के पैसे डुबाए हैं। आज भी उनके खिलाफ कईयों के मामले हैं। मतलब ऐसा आदमी नहीं मिलता, कोई सप्लायर नहीं, यहाँ तक कि ट्रैवल एजेंसी वाले भी कहते हैं कि हमारे भी लाखों रुपए डुबाए उसने। वो राज्यसभा मेंबर बने, वो बीजेपी में हो गए। उनके खिलाफ ईडी का एक केस चला, वो केस शांत हो गया क्योंकि उन्होंने यहाँ आके इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन यहाँ आके बीजेपी के समर्थक हो गए। फिर बाद में लेकिन बीजेपी की कोई एक मामला और अभी है, बेरार भी हो गए। भविष्य में एक मामला और है कि कल ही इसी मामले में, आज तो क्लीन चिट दी नायडू को, इसी मामले में 23.5 करोड़ की संपत्ति एक दूसरी कंपनी की, डिजाइन टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी, उसकी संपत्ति को अटैच किया है। अटैच किया, मतलब एक अटैच को किया। क्लीन चिट देने के पहले नहीं, नहीं, नहीं। किसी देखिए दूसरे क्या के है, मत्थे मरने की कोशिश तो क्या नहीं है। देखिए, घोटाला तो हुआ है। हम्म। ईडी ने क्लीन चिट सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को दी। हम्म। घोटाला हुआ है, आप इसमें नहीं है। जी। घोटाला तो हुआ है। अब जब घोटाला हुआ है तो उस घोटाले में जो बाकी लोग तो है, बाकी लोगों का रगड़ा ही होगी। अच्छा, जो नायडू यदि बाकी इंडिया में होते तो क्या मिल जाती है क्लीन चिट? वो जेल में होते। ईडी के बाद सीबीआई पहुंचती वहां पे, जी। फिर राष्ट्रद्रोह का कहीं से मुकदमा निकाला जाता, क्योंकि हम्म। उन्होंने कहा था कि मैं मुस्लिमों को रिजर्वेशन दूंगा, मैं मस्जिदों को पैसा दूंगा, 10,000 रुपए मेंटेनेंस। ये जी। बड़ी बात है भाई, राष्ट्रद्रोह का तगमा लगाने के लिए। हम्म। लेकिन अब वो मस्जिदों को पैसा भी दे रहे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, और उन पैसा देने में जो कैबिनेट में डिसीजंस हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं। मतलब जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के कोई परहेज नहीं आंध्र प्रदेश में। उन्हें कोई परहेज नहीं मस्जिदों के लिए स्पेशल 10,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस देने का, कोई परहेज नहीं। और उसके जी। लिए है, मस्जिदों के लिए है। लेकिन जैसे आंध्र प्रदेश के बाहर आते हैं, उनका हिंदुत्व उफन आता है। फिर मस्जिदों पे पैसा क्यों हम्म। खर्चा होता है? फिर मदरसे पे क्यों? रिजर्वेशन, धर्म के नाम पे रिजर्वेशन क्यों दूं? ये सारे वक्तव्य आंध्र प्रदेश के बाहर आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश, क्योंकि हर लेकिन राज्य में इनका एक अलग चेहरा है। जी। ठीक है? तो अब ये बात बियॉन्ड, मतलब 4 दिन पहले जिसको नेशनल करप्ट पार्टी एनसीपी को बोला था, हम्म। और अजित पवार के 70,000 सिंचाई घोटाले पे और 25,000 करोड़ के सहकारिता घोटाले पे बाकायदा उच्चारण करके, उसको रेखांकित करके जी। प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। 3 दिन बाद वो बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। हम्म। वो कहाँ गया घोटाला? हो गई, क्लीन चिट मिल गई। नहीं अब नहीं, वो घोटाला क्लीन नहीं चिट है की क्योंकि बात आप कह रहे हैं। आप बीजेपी के साथ हो गए। नहीं, आप मिड डे मुद्दा में इस सवाल को उठा रहे हैं। एक पत्रकार ने तो गुवाहाटी में अमित शाह से ही सवाल पूछ लिया था, हेमंता बिस्व शर्मा हाँ, के बारे में। हाँ। उन्होंने कहा तो था अमित ऐसे शाह, सवाल नहीं पूछने चाहिए। ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। भ्रष्टाचार जी। की बात हम ही करेंगे। देखिए,
भ्रष्टाचार की बात करने का ठेका सिर्फ भाजपा के नेताओं के पास है। भ्रष्टाचार पत्रकारों पे के पास आरोप नहीं है। लगाने, भ्रष्टाचार कौन नहीं ये बीजेपी तय करेगी। आप बीजेपी के जी। साथ नहीं है तो आप भ्रष्ट हैं, आप बीजेपी के साथ है तो आप ईमानदार हैं, राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के लिए समर्पित है। लेकिन फिर चाहे बाबू आप एक बात व्यभिचारी इसमें हो और या है। भ्रष्टाचारी हो। नहीं, आप देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू मुकुल राय के रास्ते पे चले जाएंगे। पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए। ईडी का मामला था, क्लीन चिट मिली, 2 दिनों के भीतर वो वापस टीएमसी में। उसके बाद ना सवाल तो हेमंता बिश्व शर्मा को क्लीन चिट दी गई, ना ही शुभेंदु अधिकारी को क्लीन चिट दी गई कि कहीं क्लीन चिट के बाद ये ना भाग जाए। और देखिए अब चंद्रबाबू नायडू को क्लीन कुछ चिट दी गई है। क्योंकि क्या चंद्रबाबू लगता नायडू है ने आपको? कंडीशन रखी होगी। देखिए, इस बार्गेनिंग पावर में बाकी लोगों की जो राय वाय की बात कर रहे हो आप, उनका जी। बार्गेनिंग पावर इतना नहीं है। आज हम्म, हेमंत बिश्व शर्मा अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आइकॉन बनने के लिए पड़ा हुआ है, इसी डर हम्म, से। ये जो केसेस बंद नहीं हुए उसके, जी। केसेस बंद हो जाते तो वो भी गुर्रा था। हम्म, वो मोर लॉयल देन द किंग की छवि में जो आए जी। हैं, वो इसीलिए क्योंकि केसेस पेंडिंग है, पूछ हाथ में है, भी पूछ पे पैर है। जी। अमित शाह जी का उनके पूछ पे पैर है। लेकिन नहीं तो चंद्रबाबू नायडू, नायडू की पूछ पर से पैर कैसे हट गया? क्योंकि नायडू डिसाइडिंग फैक्टर है। जी। देखिए, नायडू का बार्गेनिंग पावर बहुत ज्यादा है, हम्म, क्योंकि नायडू के भरोसे सरकार है केंद्र की। जी। नायडू सिर्फ बीजेपी में सहकारी बन के नहीं आए, जी। सेवियर बन के आए हैं, रक्षक बन के आए हैं, हम्म, जीवदान देने के लिए आए हैं। तो आप बाकी डॉक्टरों को हड़का सकते हो, लेकिन जो डॉक्टर आपको जीवदान देता है, जिसके हाथ में आपकी जान है, उस तोते में जान है, उस तोते को मरने थोड़ी देंगे गुरुजी। 2 तोते हैं जिनमें इस सरकार की जान है, उसको तो रोज खिलाना पड़ेगा ठीक से। तोते की जी। सेहत की बहुत, क्योंकि तोते को कुछ हो गया तो ये सरकार गई। नहीं, एक सवाल यहाँ पर है आपसे, बड़ा मजेदार सवाल आपने चूंकि अपने बातों बातों में उठा दिया। 2 तोते में जान है, एक तो नायडू जी का तोता है, एक पटना वाला तोता है। पटना वाला तोता इतना होशियार है, जब सरकार बनती है, सारे कमाऊ विभाग, फाइनेंस, उसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी, हेल्थ, जो भी कमाऊ विभाग आप देखते हैं जहां से ईडी पहुंच सकती है, वो पटना वाला तोता सहयोगी दल के खाते में डाल देता है और वहां नहीं, अपने चहेते अफसर को बिठा देता है। आपको एक बिल्कुल। उदाहरण दे दूं, सृजन घोटाला बिहार में सामने आया, ट्रेजरी लूट का बहुत बड़ा घोटाला। आप उसको कभी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इतना स्मार्ट तरीके से तो किसी ने नहीं किया होगा घोटाला। सीधे सीबीआई को दे दिया, सीबीआई चुप हो गई, क्योंकि अब तो दिवंगत हो गए सुशील मोदी जी, उनका मंत्रालय था। अब यदि सीबीआई ईडी पकड़ती तो सबसे पहले पहुंचती वित्त मंत्री रहे उस वक्त, उस सृजन घोटाले के समय वित्त मंत्री रहे व्यक्ति के पास, लिहाजा उसको ठंडे बस्ते में ही डालना पड़ा। तो ये तोतों की भी अलग अलग कहानी है, ये तोते भी नहीं, अलग नहीं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको लगता है कि ये तोता बहुत शाना है बिहार का, जी। लेकिन बिहार का तोता अपने आप को शाना समझता है, लोगों के नजर में मूर्ख है। क्या जी। किया उसने? मंत्रालय अपने पास नहीं रखे, अधिकारी रखे। ईडी ने जी। अधिकारियों को उठाया। उस जी। तोते की जान जिस तोते में थी, जी। इस बिहार के तोते की जान जिस चिड़िया में थी, जी। जो सालों से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बैठा था, जी। उसको उठाया, पूना तक के लोगों को उठाया। पूना के बिल्डर के पास पैसा कैसा लगा हुआ था, जी। और आपका तोता जो है बिहार का, वो मिनमिनाने लगा दिल्ली के सामने। चंद्रा बाबू वो गलती नहीं करते। जी। देखिए, इन 2 तोते में चंद्रा बाबू डंके की चोट पे मांग के करते हैं, हम्म, और बिहार का तोता मिनमिनाता है दिल्ली के जी। सामने। दिल्ली को हम्म, आंख नहीं दिखा सकता वो, क्योंकि दिल्ली ने उनको समझ लिया कि आप पाक साफ रहोगे, अधिकारियों से काम करोगे, आप कहोगे मेरा क्या दोष, अधिकारी उठाएंगे। जब अधिकारी उठेंगे, जी। और अधिकारियों ने अफिडेविट दिया कि ऑन द ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर आई हैड टू डू इट, जी। 2 मिनट लगेंगे। अफिडेविट पे तो उठते हैं लोग। जी। ईडी मनीष अफिडेविट पे तो सिसोदिया, उठाती अरविंद है। केजरीवाल सब ऐसे ही है। अफिडेविट पे उठे हैं तो नीतीश कुमार को जी। अफिडेविट पे उठने में टाइम लगता है क्या?
फिर नीतीश कुमार के सांसद कितने उनके पास है ये भी उनको पता नहीं। जी। देखिए, नीतीश कुमार गारंटी से बोल नहीं सकते कि सारे सांसद मेरे पास है, जितना चंद्रबाबू नायडू बोल सकते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू के सांसद को पता है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के नाम पे वो जीत सकते हैं, बीजेपी के नाम पे नहीं जीत सकते। तो ये फर्क है दो तोतों में। तो वो अपने को ज्यादा लेकिन शाना समझता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शाणे लोग दिल्ली में बैठे हैं। लेकिन ठीक एकनाथ है, शिंदे के पास भी तो 7 लोग हैं। उनकी जरूरत भी दिल्ली को है, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। एकनाथ शिंदे जिस दिन ये सरकार गिराने की, देखिए एकनाथ शिंदे के 7 लोग सरकार गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे बर्बाद हो जाएंगे, पूरी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, रास्ते पे आएंगे, पॉलिटिकली भी जी। रास्ते पे आएंगे और फाइनेंशियली भी रास्ते पे आएंगे। वो जानते हैं। यही रामविलास पासवान का कुनबा जो था, चिराग पासवान वाला, चिराग पासवान को भी कभी कभी लग रहा था कि मेरे ही भरोसे हैं लोग। चिराग ने थोड़ी सी चिराग ने आवाज उठाने की हिम्मत की। चिराग के पास सिर्फ वो और उनके जीजा रह गए, बाकी सब चले गए। चिराग बुके लेके पहुंच गए माफी मांगते हुए। अब चिराग के भी गले में फंसा हुआ है मामला। चिराग चुप है तब से। अब उनको कोई जी। दलित प्रेम और संविधान और बैकडोर एंट्री पे कोई कोई बोलने की तैयार नहीं है। इसमें बोलने की दो ही लोग औकात रखते हैं, जिन लोगों के वजह से सरकार गिर सकती है, वो चंद्रबाबू है और नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार खुद ईडी के फेरे में फंसे हुए हैं अधिकारियों द्वारा, जी। और चंद्रबाबू नायडू खुद फंसे थे, उन्हें अपने आप को बाहर कर दिया। क्या नीतीश अपने लोगों को ईडी से क्लीन चिट दिलवाने की औकात रखते हैं? दिलवाएं, जैसे चंद्रबाबू ने किया, नहीं तो करवाएं। नायडू का जी, नायडू अरे की कर हम नायडू पर आते हैं। जी। सवाल यह है कि जैसे नायडू ने खुद को बाहर करवा लिया, क्या वो एनडीए गठबंधन से भी खुद को अब बाहर करवा सकते हैं? अब तो क्लीन चिट मिल गई। समय आने पे, ये जरूरी नहीं कि अभी करें। इंडिया जी। गठबंधन भी तो अपना वजूद दिखाए। इंडिया गठबंधन जिस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का, वो कांग्रेस अभी तक बीजेपी के स्लीपर सेल से निजात कहां पा पाई है? हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में क्या हश्र हुआ कांग्रेस का? जी। इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी, लेकिन कांग्रेस क्या हुई? सिंगल डिजिट पे आ गई, डबल डिजिट डिजिट भी नहीं कर पाई। क्या हुआ हरियाणा में? जीता हुआ बाजी हार दी। कैसे हार दी? जी। तो ऐसे इंडिया गठबंधन जिसके इंडिया गठबंधन जिनके नेतृत्व में है, वो कांग्रेस में यदि बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं, तो ऐसी जगह पे नीतीश या नायडू जाके करेंगे। वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कांग्रेस को अपनी वजूद दिखाना होगा। क्या झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस वजूद दिखाएगा? झारखंड में सरकार भी बनेगी, जेएमएम की सरकार बन गई और कांग्रेस फिर सिंगल डिजिट पे आ गई, नहीं के पिछली बार बराबर आ डबल गई। डिजिट में थी। हाँ, सिंगल डिजिट पे आ गई, तो फिर क्या कहेंगे? जी। महाराष्ट्र में चलो ठीक है, महाविकास की सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन, लेकिन वो सरकार शरद पवार और अजित पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की होगी। तो वो जो लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को, वो जब तक नहीं बताते, तो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग जो फेंस पे बैठे हैं, मैं मानता हूं चंद्रबाबू नायडू बीजेडी ये सब फेंस पे बैठे जी। हैं। आज भी बीजेडी इतनी बीजेपी से प्रताड़ित होने के बाद भी आओ बीजेपी ने इसमें बीजेडी आखिरी को, सवाल पर हम आ रहे हैं। एक मिनट, आखिरी बीजेडी ने सवाल पर। बीजेपी, एक सेकंड, बीजेपी ने बीजेडी को नेस्तनाबूद कर दिया। ना लोकसभा के जी। लायक रखा, ना विधानसभा के लायक रखा, लेकिन फिर भी वो इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिसके नेतृत्व में है, उसको अपना नेतृत्व और कड़ा करना होगा। पहले अपने पार्टी पे जी। ग्रिप लानी होगी। 10 राज्य है जहां भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, वहां जब तक कांग्रेस अपना वजूद नहीं बताती, तब तक कुनबा पूरी विश्वास के साथ नहीं आएगा। नहीं, इसी इसी मुद्दे पर हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। सवाल ये है कि 2 खबरें आंध्र प्रदेश से लगातार आती हैं। आज मैंने बात की हैदराबाद में भी और विशाखापट्टनम में भी कुछ पत्रकारों से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी कांग्रेस में विलय कर ले। पुराने कांग्रेसी हैं वो लोग। ये बातें चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं है। जो मुझे बताया गया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी के चारों सांसदों को कांग्रेस अपनी पार्टी में मर्ज करा ले। हम्म,
और उसके बाद यदि दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू से ही सरकार इधर-उधर पलटनी हो, तो चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक निर्णय को सामने ला सकते हैं। क्या लगता है देखिए, आपको? ये सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं। जी। चंद्रबाबू नायडू वहाँ कांग्रेस को जिंदा होना नहीं देंगे। हुँ, कांग्रेस यदि जिंदा हो गई, तो फिर जगन रेड्डी और कांग्रेस का फोर्स मिलके वहाँ फिर कांग्रेस, क्योंकि वो कांग्रेस का डीएनए वाला स्टेट है आंध्र प्रदेश। जी। वहाँ यदि कांग्रेस जिंदा हो गई, तो फिर जगन रेड्डी उनके लिए बहुत ईज़ी प्रे है। हुँ, जगन रेड्डी का राजनीति में होना ये चंद्रबाबू नायडू के लिए ज़रूरी है। जगन रेड्डी जी। खत्म हो जाएगा, तो वहाँ कांग्रेस आएगी, और कांग्रेस यदि आती है, जगन रेड्डी और कांग्रेस मिलके आएगी, तो वहाँ खत्म किसको करेगी? वहाँ नायडू बीजेपी को है नहीं, नायडू को जी, खत्म करेगी। तो नायडू क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? पॉइंट नंबर 1। जी। जैसा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने है, लेकिन इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है। हुँ, वैसे चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन में भविष्य दिखता है क्या? सवाल वो है। जी। जगन रेड्डी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हुँ, जगन रेड्डी चंद्रबाबू के खिलाफ है, चंद्रबाबू बीजेपी के साथ है, जगन रेड्डी फिर भी बीजेपी के साथ है। भले ही वो अपने विधायक सांसदों को बोले राज्यसभा में, लेकिन उनको मालूम है कि ज़्यादा मुखावल मुखाफल करने से, या जगन रेड्डी को लगातार में देखिए आप राज्यसभा में जब-जब ज़रूरत पड़ेगी, जगन रेड्डी बेल आउट करेंगे। क्योंकि ईडी और सीबीआई के केस जगन रेड्डी के पेंडिंग है, क्लीन चिट जी। नहीं है। चंद्रबाबू नायडू स्मार्ट निकले, क्लीन चिट दिलवा दी। प्रफुल्ल पटेल स्मार्ट निकले, क्लीन चिट क्लोज़र रिपोर्ट नहीं, करवा वो तो दी। हार्ड बार्गेनर है चंद्रबाबू नायडू, वो तो मैंने लोकसभा मैंने अध्यक्ष के पद का भी सौदा कर चुके हैं, मैंने वही तो कहा एक तुम्हें, सरकार में, पिछली सरकार में वो कभी। वो तो हार्ड बार्गेनर है ही। हार्ड बार्गेनर जी, अजित पवार भी है, उन्होंने भी अपनी क्लोज़र रिपोर्ट करवा दी। जी। बड़ी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी सरकार के सामने जो हार्ड बार्गेनर है, वो अपनी राजनीति को सफलतापूर्वक कर सकता है और डिच भी कर सकता है मौका आने पर। लेकिन सवाल यही है कि चंद्रबाबू नायडू आज राजनीतिक रूप से आज़ाद हो गए और चंद्रबाबू नायडू को जो राजनीतिक आज़ादी मिली है, उस आज़ादी का क्या मतलब निकाला जाए? क्या इसके लिए 23 नवंबर तक की तारीख और उसके बाद की परिस्थितियाँ जो महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव के बाद बनेगी, उसका इंतज़ार किया जाए? देखते हैं क्या होता है। लेकिन वाक़ई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को किसी ने अपनी शर्तों पर झुकाया है, तो वो चंद्रबाबू नायडू है। अजीत पवार के बाद दूसरे नेता। लेकिन अजीत पवार डिप्टी हटवाने के लिए तो नहीं झुका पाए। भले ही सार्वजनिक रूप से वो कहते रहे कि उनके बच्चे भी पूछते हैं कि ये डिप्टी कब तक लगा रहेगा नाम में। वो डिप्टी नहीं हटवा पाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने डिप्टी बनने की नौबत नहीं आने दी देवेंद्र फडणवीस की तरह और ईडी भी हटवा ली। अब आगे सरकार को किसको हटवाएँगे, किसको रखेंगे, इंतज़ार कीजिए, देखते जाइए, होता क्या है। आज मिड डे मुद्दा में जुड़ने के लिए अशोक वानखेड़े जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी साफगोई के साथ एक-एक राजनीतिक समीकरण और परिस्थितियों पर जिस बेबाकी के साथ चर्चा की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।